गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर पढ़ रहे हैं एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न। एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न के बारे में, नवजात शिशु की आवश्यक देखभाल क्या क्या है, ये एग्जाम के अंदर आता है। एक बच्चे का जन्म हुआ है ना, और जन्म होने के बाद में उसकी केयर कैसे करोगे, क्या क्या पैटर्न रहता है, किस किस पैरामीटर से कंपोनेंट से उसका ध्यान रखना होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये एग्जाम के अंदर जो 5 नंबर का समरी के रूप में क्वेश्चन आता है, एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न। हेडिंग डालिएगा नवजात शिशु की आवश्यक देखभाल या एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न, है ना। अब देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं न्यूबॉर्न के बारे में। बात करें नवजात शिशु की आवश्यकता की देखभाल के मुख्य जो कंपोनेंट्स है वो निम्न प्रकार है, ठीक है ना। अब एसेंशियल केयर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेशेंट एयरवे। देखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रायोरिटी के अंदर है जिसे एयरवे है। एयरवे को इस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। बच्चे का जन्म होता है, उससे पहले जो बच्चा रेस्पिरेशन लेता है, कहाँ से लेता है, वाया प्लेसेंटा के थ्रू, है ना। और उसके बाद में बच्चा जब रेस्पिरेशन लेना स्टार्ट करता है, कहाँ से करेगा, डायरेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो रेस्पिरेशन रेट है लंग्स फेफड़ों के द्वारा हो रहा है। ड्यूरिंग द गेस्टेशन एज मदर टू फीटस के द्वारा हो रहा था, परंतु डिलीवरी होने के बाद में उनके फेफड़े डेवलपमेंट होंगे और लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि एयरवे पेटेंट रखना। तो इस कंडीशन में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटेंट एयरवे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटेंट एयरवे का मतलब ये हुआ कि जो हवा वाला मार्ग है वो तो पहले तो नहीं हो रहा था, माउथ नोज के द्वारा ट्रेकिया के बाद में ब्रोंकाई, उसके बाद में लंग्स में जा रहा है। तो ये तो पहले पैटर्न तो नहीं था, बच्चे का जन्म हुआ और उसके बाद में ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो जो रेस्पिरेटरी पेथवे है, रेस्पिरेटरी मार्ग है, उसको क्या करना, सही रखना, क्लीन रखना, साफ सुथरा रखना, ताकि ऑक्सीजन आए जाए, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटेंट एयरवे। दूसरा है स्टेबलाइजेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान का स्थिरीकरण एवं रख रखाव, है ना। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि जब बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी के जो ड्यूरिंग द गेस्टेशन एज उनका इंटरनल एनवायरनमेंट था, उनका टेम्परेचर अलग रहेगा, और उसके बाद में बच्चे का जन्म होता है तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब अंदर का और बाहरी का वातावरण का तापमान का एडजस्टमेंट करना जरूरी होता है, नहीं तो बच्चे के अंदर क्या होगा, दिक्कत हो सकता है। तो इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, इसको ध्यान रखेंगे, इनका केयर करेंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन एंड इंजुरी। बच्चे के होने वाला इन्फेक्शन है, कोई भी इंजुरी है, उसको रोकना है। उसके बाद में प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, बच्चे को न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसके ऊपर विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में है असेसमेंट, उसका बच्चे का असेसमेंट है, आंकलन है, वो करेंगे। और उसके बाद में अदर रूटीन केयर होती है, उसका भी ध्यान रखना है। अदर रूटीन केयर के अंदर क्या है, अदर रूटीन केयर के अंदर क्या है, देखिएगा, सबसे पहले है अदर रूटीन केयर, जिसके अंदर वजन लेंगे, बच्चे का वजन कितना है, आइडेंटिफिकेशन बैंड है वो अप्लाई किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है वो देखेंगे। स्किन की केयर है, आंखों की केयर है, और उसके बाद में अम्बलाइकल कॉर्ड की केयर है, और उसके बाद में विटामिन के एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस प्रकार से मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि एक बच्चा है, उसका एसेंशियल केयर है, देखभाल है, उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं उसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले है जो एयरवे है वो पेटेंट रखना है, जिसमें पहले तो गेस्टेशन एज के मदर टू फिटस में रेस्पिरेशन होता था, परंतु अभी जैसे ही बच्चा का डिलीवरी हो जाती है उस कंडीशन में लंग्स क्या होते हैं, कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही बच्चा क्राई करेगा, लंग्स कार्य करना स्टार्ट कर देगा। तो उस कंडीशन में माउथ के अंदर, माउथ है, नोज है, उनके अंदर म्यूकस है, सिक्रेशन है,
तो उसको क्या करना है, एयरवे को सही रखना है, नहीं तो एस्पिरेट करेगा, बच्चे की डेथ हो सकती है, फेफड़ों के अंदर फ्लूइड जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है। उसके बाद में बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो आप जानते हैं कि ड्यूरिंग द गेस्टेशनल एज के अंदर उनका टेम्परेचर और बाहर जब बच्चे का जन्म होता है उसका बाहरी और आंतरिक टेम्परेचर के अंदर फर्क आता है, तो उसको मेंटेन रखना जरूरी होता है, ठीक है। और उसके बाद में इंजुरी है, बर्थ इंजुरी है, उसको देखना है, न्यूट्रिशन लेवल को देखना है, और कुछ असेसमेंट है जो उसको ध्यान में रखना है। क्या क्या असेसमेंट करते हैं, कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज है, रिफ्लेक्स कंडीशन क्या है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, उसको देखते हैं। साथ ही साथ में कुछ रूटीन एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे स्किन का केयर है, आई का केयर है, और उसके बाद में बच्चे का वजन लेना है। अम्बिलिकल कॉर्ड है। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, मदर और फीटस के बीच में ड्यूरिंग द गेस्टेशनल एज, मदर और फीटस के बीच में ड्यूरिंग द गेस्टेशनल एज जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होता है, जिसमें ब्लड है, ऑक्सीजन है और पोषक पदार्थ है, जो मदर से फीटस के अंदर आता है अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा, ठीक है ना। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जैसे उसके बाद में तो बच्चे का जन्म होने होता है, तो उस कंडीशन में तो उसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो उस कट किए हुए जो थोड़ा सा पार्ट बचा रहता है 2.5 से 3 सेंटीमीटर, तो उसको क्या करते हैं, तो जो बचा हुआ रहता है तो उसको क्या करेंगे, उसका केयर करना है। उसके बाद में विटामिन के का इंजेक्शन लगाएंगे। मैं कॉल कर लूंगा आपको, अभी मेरा क्लास है। तो ये सारी बातें बच्चों आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब एक एक के बारे में अपन समझते हैं कि इनके अंदर क्या क्या करेंगे, क्या क्या बातें होती है। तो सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इसके केयर के अंदर एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न, नवजात शिशु की आवश्यक देखभाल क्या क्या होती है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसको आपको एक इनलिस्ट करना है, ठीक है। इनलिस्ट कर दिया। अब अपन एक एक के बारे में समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेटेंट एयरवे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेटेंट एयरवे, इसके बारे में समझते हैं। इसके बारे में समझते हैं। अवरोध रहित श्वसन मार्ग की स्थापना, हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे अवरोध रहित श्वसन मार्ग की स्थापना, अवरोध रहित श्वसन मार्ग की स्थापना। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि बड़ा ही रहने देता हूं। क्या डालिए हेडिंग, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेटेंट एयरवे। देखो एयरवे है, एयरवे का मतलब क्या है, वायु मार्ग, श्वसन मार्ग। पेटेंट का मतलब होता है सीधा, साफ सुथरा, है ना। जैसे ये मेरा हाथ है, ये मुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए कोई भी इस प्रकार से, जैसे पाइप है, ये पाइप सीधा है तो पानी जाएगा, सीधा सीधा जाएगा, और वो मुड़ा हुआ है तो ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, अवरोध हो जाएगा, नहीं जा पाएगा। तो सीधा पाइप होता है, उसमें पानी अच्छी तरीके से जा रहा है, इसका मतलब है ये पेटेंट है, ठीक है। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेटेंट एयरवे, पेटेंट एयरवे की स्थापना हेतु आवश्यक कदम या स्टेप निम्न प्रकार के होते हैं। जो हवा का मार्ग है, वायु मार्ग है, श्वसन मार्ग है, उसको सही रखने का तरीका क्या है, कैसे करेंगे, क्या स्टेप होते हैं, देखिएगा। शिशु का सिर बाहर आने पर उनके मुंह एवं ग्रसनी को एक स्टेराइल गॉज पीस को छोटी सी अंगुली लगाकर साफ करते हैं। जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है, बर्थ ऑफ द बेबी, जिसके अंदर माउथ बार की तरफ आ जाता है, वेजाइना के थ्रू क्या होता है, माउथ बार की आता है, और उस बार आने के दौरान क्या करते हैं, माउथ और फेरिंग्स को एक स्टेराइल गोज पीस की छोटी सी अंगुली पर लगाकर साफ करते हैं, ठीक है ना। माउथ है और फेरिंग्स तक अंदर से क्या करते थे, बच्चे का माउथ से क्या करते थे, साफ कर देते हैं। वैकल्पिक रूप से ट्यूब, बल्ब सिरिंज, म्यूकस ट्रैप, मैकेनिकल सक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे का इस प्रकार से जो क्लीन करते हैं, माउथ को क्लीन करते हैं, एक तो पहले क्या किया, गोज ले लिया, और उस गोज से क्या करते हैं, अंगुली में रख करके उस प्रकार से माउथ और फेरिंग्स तक जाकर के उसको क्या करते थे, जो भी म्यूकस है, सिक्रेशन है, उसको बाहर निकाल देते हैं। दूसरी बात करते हैं, यदि आपके पास में बल्ब सिरिंज है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, पीछे की तरफ एक सिरिंज होती है, इस प्रकार से सिरिंज होती है, और ऊपर यहाँ पे बल्ब लगा रहता है, ठीक है। इस प्रकार से सिरिंज होती है, बल्ब लगा रहता है, बल्ब को पिसका देते हैं और उसके बाद में माउथ के अंदर डालते हैं, फिर खोलते हैं तो वो एस्पिरेट करके बाहर आ जाता है। उसी प्रकार से
म्यूकस ट्रैप होता है, जिससे क्या करता है म्यूकस को निकालने का एक होता है, और दूसरा है मैकेनिकल सक्शन। सक्शन के द्वारा क्या करते हैं, सक्शन मशीन होती है ना, जिसमें सक्शन मशीन होती है, सक्शन अपेरेंस ट्यूब होती है, उस ट्यूब को क्या करते हैं अंदर डालते हैं और सक्शन मशीन स्टार्ट करते हैं, और सक्शन क्या करता है, सक करता है, बाहर निकाल देता है म्यूकस को। देखो हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही वर्ड आता है सक्शन, सक्शन का मतलब हुआ है कि सक्शन करना, मतलब अपने ग्रेविटी के विपरीत कार्य करता है। जैसे मैं हवा, मैं एक गुब्बारा है, मैं हवा भर रहा हूं, ठीक है, तो हवा भर रहा हूं, ऐसे फूंक मारूंगा, जिसमें क्या होगा, हवा भरेगा, गुब्बारा फूलेगा। उसी प्रकार से सक्शन में क्या होता है, वो अंदर की तरफ खींचता है। सक्शन के अंदर क्या होता है, अंदर की तरफ खींचता है। तो सक्शन एक मशीन होती है, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, एक मशीन, और उसपे आगे पाइप लगा रहता है, ट्यूब लगी रहती है, और उसको स्टार्ट कर देते हैं, और फिर बाद में माउथ के अंदर इस प्रकार से घुमाते हैं, और उसमें हवा है वो अंदर की तरफ खींचती है। तो हवा के साथ में जो म्यूकस है, सिक्रेशन है, सलाइवा है, वो क्या आ जाएगा उस मशीन के अंदर आ जाएगा, और वहां पे जो माउथ है वो क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। पूरा शिशु बाहर आने पर उनके एक साफ, सूखे और मुलायम कपड़े तौलिया से ढकी ट्रे पर इस प्रकार सीधा लिटाते हैं कि उसका सिर शेष शरीर के 15 से 30 डिग्री नीचे हो, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, जब बच्चे का बर्थ हो जाता है, उस कंडीशन में एक क्लीन ट्रे लेते हैं, उस क्लीन ट्रे के नीचे तौलिया बिछा देते हैं और उसके अंदर रख देते हैं, और उसके अंदर यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, उसका सिर से शरीर के 15 से 30 डिग्री नीचे हो। ये पोजीशन शिशु के ट्रेक्यो ब्रोंकियल ट्री में जमा म्यूकस को ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब उसमें क्या करते हैं, शुरुआती कंडीशन में बच्चे को थोड़ा क्या कहें, सिर है वो नीचे की तरफ रखते हैं, जो ट्रेकिया ट्री है, जो ब्रोंकाई है, उस ट्रेकिया ट्री है, उस पे वहां पे मान लीजिए कुछ सिक्रेशन है, तो वो ग्रेविटी के थ्रू क्या आ जाए, बाहर की तरफ निकल जाए। शिशु को ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स को एक बल्ब सिरिंज या म्यूकस ट्रैप या मैकेनिकल सक्शन द्वारा सक्शन किया जाता है। आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन का मार्ग की बात करें तो शिशु के ओरोफेरिंग्स है ना, मतलब माउथ के द्वारा, माउथ के थ्रू आगे की तरफ जाते हैं। नेजोफेरिंग्स मतलब नाक के थ्रू अंदर की तरफ जाते हैं, को एक बल्ब सिरिंज या म्यूकस या मैकेनिकल सक्शन के द्वारा क्या करते हैं, सक्शन किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जब बच्चे का सक्शन किया जाता है, जब बच्चे का माउथ है क्लियर किया जाता है, रेस्पिरेशन पैटर्न को क्लियर किया जाता है, तो रेस्पिरेशन मार्ग दो प्रकार जगह से होता है। एक तो होता है नोज के द्वारा फेफड़ों में जाता है, हवा जाती है, दूसरा जाती है माउथ से भी जाता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले है वो किसको करना है, क्लीन करना है, ओरोफेरिंग्स मतलब माउथ को, ये ध्यान रखना है, माउथ को पहले क्लीन करेंगे और उसके बाद में किसको करेंगे, नोज को। पहले किसको करेंगे, माउथ को, उसके बाद में किसको करेंगे, नोज को। ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ सक्शन के दौरान निम्न बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे सक्शनिंग करते हैं तो कुछ पैरामीटर्स है उसको ध्यान में रखना होता है, जिसमें लिखा हुआ है एक बार में 5 सेकंड से अधिक समय के लिए सक्शन नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार सक्शन करते हैं तो ट्यूब अंदर डालते हैं और उसको घुमाते हैं, उसको रोटेटरी मोशन में घुमाते हैं, जिससे क्या है कि जो म्यूकस है, सिक्रेशन है, वो उस ट्यूब में आ जाएगा और सक्शन मशीन के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। वहां का एरिया वो क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। परंतु एक बात ध्यान रखना है, वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को भी बाहर की तरफ खींचता है ना। तो ऐसी कंडीशन में 5 से 10 सेकंड से ज्यादा एक बार में सक्शन नहीं करना है। यदि एक बार में इतना करोगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन भी खींचेगा और फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन भी नहीं जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना है कि सक्शन करना है तो एक बार ट्यूब अंदर डाला और उस प्रकार से घुमाया, 5 सेकंड के बाद में क्या करना, बाहर निकाल देना है, उसके बाद में वापस डालना है और उसके बाद में कर सकते हैं कंटिन्यूस 5 सेकंड के ज्यादा उसमें नहीं रखना है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कहता है कि जब सक्शनिंग करते हैं ऐसी कंडीशन के अंदर 10 सेकंड से कम सक्शनिंग करना होता है एक टाइम के अंदर। इसमें लिखा हुआ है एक बार में 5 सेकंड से अधिक समय के लिए सक्शन नहीं करते हैं। अब आपको मालूम पड़ गया कि सक्शन 1 मिनट में इतना क्यों नहीं करते हैं। दूसरी बात करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड या म्यूकस के एस्पिरेशन को रोकने के लिए नेजोफेरिंग्स से
पहले ओरोफेरिंग्स का सक्शन करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जब बच्चे का सक्शनिंग करते हैं तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले कौन से पार्ट्स का सक्शन किया जाता है, मतलब कि कौन सा पार्ट है उसको साफ किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले बात करता हूं कि एमनियोटिक फ्लूइड या म्यूकस के एस्पिरेशन को रोकने के लिए, देखो यहां पे वर्ड आया है एस्पिरेशन। एस्पिरेशन का मतलब होता है निगलना, जैसे माउथ के अंदर सिक्रेशन है, सलाइवा है, वो क्या करते हैं, एक एस्पिरेट कर दिया, फेफड़ों के अंदर चला गया, फेफड़ों के अंदर चला गया, परंतु फेफड़ों के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से कोई भी फ्लूइड है, कोई भी सिक्रेशन है, वो क्या है कि फेफड़ों के अंदर चला जाना, तो ये क्या है, एस्पिरेशन कहलाता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड और म्यूकस है, उसका एस्पिरेशन को रोकने के लिए क्या करते हैं, नेजोफेरिंग्स से पहले किसको करते हैं, ओरोफेरिंग्स का सक्शन करते हैं, क्योंकि ओरल से जो सलाइवा है, म्यूकस है, उसका भरा हुआ रहता है, और जब ऑक्सीजन स्टार्ट होती है तो वो क्या है, अंदर की तरफ जाएगी, फेफड़ों के अंदर जा सकती है। तो उसको एस्पिरेशन को रोकने के लिए पहले माउथ का सक्शन किया जाता है, माउथ क्लीन किया जाता है, और उसके बाद में क्या करते हैं, नोज क्लीन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार एम्स के अंदर एग्जाम देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सामान्य 95% केस में स्टेप के बाद शिशु श्वास लेना उपयुक्त स्टेप के बाद श्वसन शिशु सांस लेना शुरू कर देता है, नहीं करने पर उसको रिसक्सिटेशन करना पड़ता है। 95% केस के अंदर जैसे बच्चे का जन्म हुआ, अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा, बच्चा क्राई करने लग गया, और जैसे ही क्राई करेगा रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा, और उसमें पहले क्या करते हैं, ये ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स वाला क्लीन साफ सुथरा कर देते हैं और रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। परंतु 5% केसेस के अंदर क्या होता है, कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटीज होती है, नहीं कर पाता है, कई ऐसी प्रकार की डिजीज कंडीशन होती है, प्रीमेच्योरिटी कंडीशन होती है, और जिसके अंदर वो रेस्पिरेशन है स्टार्ट नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, मैकेनिकल रेस्पिरेशन दिया जाता है, ठीक है ना, रिसक्सिटेशन किया जाता है, मान लीजिए सीपीआर करो, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दो, ये कंडीशन होती है। उसके बाद में क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, और सीरियस कंडीशन है तो क्या करते हैं, वेंटिलेटर मशीन पे डाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि पेटेंट एयरवे को कैसे इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, क्या क्या बातें का ध्यान रखना है, सक्शन कितने टाइम के लिए करना होता है, पहले कौन से पार्ट को जो सक्शन करेंगे, क्यों किया जाता है सक्शन, इसका मकसद क्या है ना। तो ये सारी बातें अपने पहले वाले पॉइंट के अंदर पढ़ा। दूसरी बात, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, शरीर के तापमान, शरीर के तापमान का स्थिरीकरण एवं रख रखाव। हेडिंग डालिएगा बच्चों, हेडिंग डालिएगा। आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी बच्चों, अच्छी तरीके से समझिएगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, और बस आप पढ़ते रहें, और कोई भी डाउट होता है उसको पॉइंट को नोट करें और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें, और 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में मेरे साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, डाउट को क्लियर कर सकते हैं। देखिएगा, नवजात शिशु का हीट रेगुलेशन सिस्टम पूर्ण विकसित नहीं हो पाता है, जिसके फलस्वरूप ये हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस में संतुलन नहीं रख पाता है। इस संतुलन की स्थापित कर बनाए रखना एक नर्स के लिए बड़ी चुनौती होती है। शिशु के शरीर में होने वाले हीट लॉस को रोककर इस चुनौती का सामना किया जा सकता है। नवजात शिशु में शरीर में होने वाले हीट लॉस के 4 मुख्य कारण हो सकते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले बच्चों एक छोटी सी बात करें, मैंने आपको हीट लॉस और हीट का प्रोडक्शन एक डेफिनेशन पढ़ाया था, टेम्परेचर की डेफिनेशन, जिसमें हीट का प्रोडक्शन और हीट का लॉस के बीच में जो बैलेंस है वो क्या है, तापमान है। मतलब बॉडी के अंदर हीट का प्रोडक्शन हो रहा है और उस प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका हीट का लॉस भी होना चाहिए, और इसके बीच का जो बैलेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, तापमान बोलते हैं, तापमान या तापक्रम बोलते हैं। अंडरस्टैंड। अब देखिएगा, जब बच्चे का जन्म होता है उससे पहले बच्चे कहां होता है, मां के गर्भ में होता है ना। ड्यूरिंग द गेस्टेशनल एज जो इंटरनल एनवायरमेंट होता है वो एनवायरमेंट, और साथ ही साथ में बच्चे का जैसे ही जन्म हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ऐसी कंडीशन के अंदर एक्सटर्नल एनवायरमेंट, इसके बीच का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है।
तो एक नर्स के लिए, एक पीडियाट्रिक नर्स के लिए ये एक चुनौती का काम करता है, इस प्रकार से बैलेंस कैसे बना के रखना है, क्योंकि बच्चे की हालात तुरंत बिगड़ जाएगी यदि हीट का बैलेंस नहीं बना के रखा, उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखा। ऐसी कंडीशन के अंदर बच्चे की डेथ हो सकती है, कई बार ऐसी कंडीशन हो चुकी है। तो इसलिए इसके में लापरवाही नहीं बरतना है, उसको मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसके लिए हीट का लॉस के बारे में बात करें, हीट के लॉस के बारे में बात करते हैं तो 4 कंपोनेंट्स होते हैं जिसके हीट का लॉस होता है। मैंने आपको बताया था फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर हीट लॉस के कौन कौन से मेथड होते हैं, जिसके अंदर क्या था, हीट लॉस होने के जो मेथड थे, एक तो था इवेपोरेशन, कंडक्शन, उसके बाद में है कन्वेक्शन और उसके बाद में है रेडिएशन। ठीक है, इसके द्वारा हीट का क्या होता है, लॉस होता है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसको, एक डायरेक्ट व्यू से बात करें। इवेपोरेशन मतलब भाप के द्वारा हीट का लॉस होना, भाप के द्वारा हीट का क्या होना, लॉस होना। उसके बाद में है कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब होता है कि जैसे डायरेक्ट उसको बच्चे को अपने उसके हाथ पे रब करते हैं, कोई कोल्ड स्पंजिंग करते हैं, तो स्पंजिंग के द्वारा है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा उसका हीट का क्या होता है, लॉस होता है। उसके बाद में कन्वेक्शन, कन्वेक्शन का मतलब होता है जैसे हवा के द्वारा, है ना, जैसे बच्चा यहाँ पे सोया हुआ है, पंखा चल रहा है, तो उस हवा के द्वारा, है ना, कन्वेक्शन के द्वारा हीट का क्या होता है, लॉस होता है। और उसके बाद में है रेडिएशन, रेडिएशन के द्वारा भी हीट का क्या होता है, लॉस होता है। तो एक एक के बारे में, इसके बारे में भी पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिएगा, अब मैंने आपको यह बताया कि जो तापमान है उसको स्टैब्लिश करना, मेंटेन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की जान भी जा सकती है, बच्चे का लाइफ सेविंग भी हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, ध्यान रखना होता है, बहुत पैरामीटर्स है, उसको बारीकी से देखना पड़ता है। अब इन कारणों में से होने वाले हीट लॉस को निम्न प्रकार से रोका जा सकता है। अब मैंने आपको बोला इवेपोरेशन मतलब भाप के द्वारा हीट का लॉस होता है, उसको कैसे रोकोगे। देखिएगा, सबसे पहले भाप के द्वारा हीट का लॉस होता है, क्योंकि इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसका टेम्परेचर तो अलग अलग है, ये तो स्वाभाविक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भाप के द्वारा होने वाला हीट लॉस है, उसको कैसे रोकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रोकने के लिए, डिलीवरी के तुरंत बाद शिशु को एक साफ सूखे मुलायम कपड़े से ढकी हुई ट्रे में लिपटाते हैं। ठीक है, एक ट्रे में लिपटा देते हैं, तौलिया वोलिया रखते हैं, उससे कवर करके रखते हैं, ओपन नहीं रखते हैं। दूसरा है, इस कपड़े के क्रमश से शिशु के फेस, हेड, बॉडी, एक्सट्रीमिटीज को पोंछते हैं और इस गीले कपड़े को हटा देते हैं। ठीक है ना, बच्चे को पोंछने का भी तरीका होता है, ध्यान रखना। सबसे पहले फेस है, उसके बाद में हेड है, उसके बाद में बॉडी है और लास्ट में एक्सट्रीमिटीज को पोंछते हैं, गीला कपड़ा को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब शिशु को एक साफ, मुलायम एंड प्री वार्म्ड टॉवेल में लपेट कर मां से सटाकर लिटा देते हैं। हीटेड एनवायरमेंट एग्जाम्पल रेडिएशन, वार्मर आदि में रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे का क्लीन करते हैं, एक तौलिया होता है उसमें कवर करके रखते हैं। पोंछने का तरीका, सबसे पहले हेड को, सॉरी फेस को, उसके बाद में हेड को, उसके बाद में बॉडी को और उसके बाद में एक्सट्रीमिटीज को पोंछते हैं। उसके बाद में गर्म कपड़ा में लपेट देते हैं और बच्चे जो मदर है उसे क्या करते हैं, बाउंडिंग बना के रखते हैं, उनको दे देते हैं। या उसके बाद में भी कई ऐसे रेडिएंट वार्मर आते हैं, जैसे रेडिएंट वार्मर के अंदर उसको क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है ना, रेडिएंट वार्मर के बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। ये है रेडिएंट वार्मर। ठीक है, थोड़ा सा इमेज दिखा देता हूं रेडिएंट वार्मर के बारे में, जिसमें आपने NICU के अंदर देखा होगा। ये जो यहाँ पे बना हुआ है, इसमें बच्चा लेट जाता है और यहाँ पे ये टॉर्च है, इसमें हीट आता है और बच्चा क्या रहता है, गर्म रहता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे सारे पैरामीटर्स लगे होते हैं, जिसका टेम्परेचर है, पल्स है, ठीक है ना, और कितना क्या है वो सब शो करता है, दिखता है। ठीक है, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रेडिएंट वार्मर के बारे में। ये रेडिएंट वार्मर है, शिशु के शरीर में स्पेशली हेड को ढककर रखते हैं। असेसमेंट व केयर करते समय अनावश्यक एक्सपोज नहीं करते हैं। ठीक है, तो रेडिएंट वार्मर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्शन। शिशु के इसमें कंडक्शन के अंदर क्या है, देखिएगा, हेडिंग डालिए, कंडक्शन।
कंडक्शन में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा हीट का लॉस होता है। शिशु को सीधे हार्ड सरफेस पर न लेटाकर पेडल कवर्ड सरफेस पर लेटाते हैं। शिशु को लिटाने के लिए प्री वार्म्ड टॉवेल का इस्तेमाल करते हैं। शिशु के शरीर के कपड़े, टोपी, मोजे आदि कंबल से ढक कर रखते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट जो होता है उससे कांटेक्ट में न आए उसको क्या है, कंबल वंबल से उड़ा करके रखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कन्वेक्शन, जिसमें मैंने आपको बोला था कि जो हवा है, पंखा है, उसकी हवा आती है, उसकी वजह से भी हीट का लॉस होता है। शिशु को पंखे, खिड़कियां, एयर कंडीशनर, कूलर की सीधी हवा से बचाकर रखते हैं। रेडिएशन, जिसमें शिशु को बाहरी दीवारों, खिड़कियों, दरवाजों और वेंटिलेटिंग यूनिट, एसी, कूलर से दूर रखते हैं, मतलब रेडिएशन के द्वारा होते हैं। उपयुक्त मेजरमेंट से हीट का लॉस ना रुकने पर रेडिएंट हीट सोर्सेज, एग्जाम्पल रेडिएंट वार्मर, हीट लैंप आदि को शिशु को गर्म रखते हैं। ठीक है ना, तो ये जो बेसिक पैरामीटर अपनाते हैं उसके बाद में नहीं है तो जैसे हीटर लगा देते हैं, रूम में हीटर रखते हैं, रेडिएंट वार्मर होता है, उसके द्वारा हीट का लॉस को रोका जा सकता है। अदर मेजरमेंट, शिशु को थर्मोन्यूट्रल एनवायरमेंटल में रखते हैं, है ना। और क्या करेंगे, और इसमें ये करेंगे कि न्यूट्रल एनवायरमेंट, जिसमें 30 से देखो प्लस माइनस 2 डिग्री में रखते हैं। ठीक है ना, मतलब 28 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या रखते हैं, बच्चे का टेम्परेचर रखते हैं। बॉडी टेम्परेचर स्टेबल होने तक बेबी को बात को स्थगित करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, उसको स्नान वनान नहीं करवाते हैं। उसके बाद में है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान शिशु को गर्म रखते हैं। बच्चे को इधर उधर ले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं बच्चे का, मान लीजिए कोई जांच करवाने के लिए ले जा रहे हैं, मदर को दे रहे हैं, वापस रेडिएंट एनवायरनमेंट में रख रहे हैं, कुछ और कोई प्रोसीजर हो रहा है उसमें ले जा रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान शिशु को क्या रखना है, गर्म रखना है। उसके बाद में शिशु की बॉडी को अनावश्यक एक्सपोजर नहीं करना है, ढक के रखना है। शिशु पर की जाने वाली प्रोसीजर जैसे बेबी बात है, असेसमेंट है, तेजी से पूर्ण करते हैं। ऐसा नहीं एक बच्चे को पूरा नंगा कर दिया और अब आराम से स्नान कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके साथ में डांस वांस कर रहे हैं, नहीं। ठीक है, तो ये तुरंत होने वाली प्रक्रिया होती है। अब देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। पहला एयरवे पेटेंट का हो गया, दूसरा टेम्परेचर के बारे में हो गया कि किस प्रकार से उसका केयर किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन एंड इंजुरी। हेडिंग डालिएगा, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन एंड इंजुरी, हेडिंग डालो। अब इसके अंदर प्रसव के समय निम्नलिखित 5 अवस्थाओं का ध्यान में रखा जाता है इन केस ऑफ होम डिलीवरी। जब होम डिलीवरी होती है इस कंडीशन के अंदर 5S का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, 5C अवस्था है ना, क्लीन, 5C का ध्यान रखता है। 5C कौन कौन थे, क्लीन प्लेस, क्लीन हैंड, 5C में है क्लीन प्लेस, क्लीन हैंड। उसके बाद में है क्लीन ब्लेड, क्लीन थ्रेड या प्लास्टिक क्लिप और क्लीन कॉर्ड स्टम्प। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है बच्चों। आपके एग्जाम के अंदर भी आता है कि 5S का क्या, 5C का मतलब क्या है। ठीक है ना, तो होम डिलीवरी होती है उस कंडीशन में 5C का ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन सा है 5C, जिसके अंदर क्लीन प्लेस, सही साफ सुथरा वातावरण रखना है, जहां डिलीवरी हो रही है उसका ध्यान रखना है, साफ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद में है क्लीन हैंड, हाथ साफ सुथरे होने चाहिए। उसके बाद में है क्लीन ब्लेड, क्लीन ब्लेड, जैसे डिलीवरी हो रही है तो जो ब्लेड है जो प्लेसेंटा को कट करते हैं, है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं, प्लेसेंटा को नहीं, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं, तो उसमें ताजा साफ सुथरा ब्लेड होना जरूरी है। ऐसा नहीं दाढ़ी वाड़ी बनाया हुआ है, रखा हुआ है और उसका यूज कर लिया। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं क्लीन थ्रेड, क्लीन थ्रेड, और उसके बाद में लास्ट में है क्लीन अम्बिलिकल कॉर्ड, क्लीन अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है ना, मान लीजिए क्लीन थ्रेड का मतलब क्या होता है, धागा होता है,
तो धागा हो गया, जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड को बांधते हैं तो उसको धागे से बांधते हैं तो वो क्लीन होना चाहिए, या एक प्लास्टिक क्लिप आती है वो भी साफ सुथरी होनी जरूरी है। और उसके बाद में है क्लीन अम्बिलिकल कॉर्ड, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको साफ सुथरा रखना है। ये होते हैं 5C, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना, एग्जाम के अंदर आता है कि 5C में निम्न में से कौन सा नहीं है, एक गड़बड़ दे देगा और ये सब देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रसव के दौरान स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक की पालना सुनिश्चित करते हैं। प्रसव के बाद शिशु को स्वस्थ कपड़े, लिनन, टॉवेल से ढकी ट्रे में रिसीव करते हैं। शिशु की देखभाल से पूर्व और बाद में हाथ धोते हैं। न्यूनेंटल केयर यूनिट में बैरियर टेक्निक्स, यूज ऑफ ग्लोव्स, गाउन, मास्क, चेंजिंग शू का इस्तेमाल करते हैं। अब इस प्रकार से जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है, हॉस्पिटल के अंदर जो डिलीवरी होती है उसमें स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक अपनाई जाती है, जिसमें ग्लोव्स, गाउन, मास्क है ना, ये सब पहनते हैं और उसके बाद में कार्य किया जाता है। दूसरा है न्यूनेंटल केयर यूनिट, जो बच्चों की यूनिट होती है, जैसे NICU, न्यूनेंटल इंटेंसिव केयर यूनिट, वहाँ पे सारे मशीन होती है, सारे बच्चों का जो वेंटिलेटर है वो सब उपकरण होते हैं। तो वहाँ पे क्या करना है कि बैरियर टेक्निक्स का यूज करना है, जैसे ग्लोव्स है, गाउन है, मास्क है, ये चेंजिंग ऑफ शू है, वो ध्यान में रखना है। पूरा एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के साथ में कार्य करना है, ताकि बच्चे को क्या न लगे, इन्फेक्शन न लगे। साथ ही साथ में इन्फेक्टेड पर्सन होता है, स्पेशली रेस्पिरेटरी और स्किन इन्फेक्शन से पीड़ित को शिशु की देखभाल की जिम्मेदारी से दूर रखना है। जो केयर करने वाले पर्सन होते हैं उसमें मान लीजिए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या स्किन की प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में उस बच्चे की केयर करने के लिए नहीं देना है। विजिटर की संख्या को सीमित रखना है, विजिटर कम रखना है। आवश्यकता होने पर शिशु को सूते हैं, आवश्यकता नहीं है तो नहीं सुना है, ठीक है। ये बात मतलब बेसिक बातें आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। शिशु के वातावरण को स्वस्थ रखते हैं, जहां तक संभव हो प्रत्येक शिशु के लिए अलग उपकरण और वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग आर्टिकल्स की जरूरत होती है। और इन्फेक्टेड शिशु को अन्य शिशुओं से आइसोलेट करके रखते हैं, जो इन्फेक्टेड है, और उसको साथ में कॉमन वार्ड के अंदर नहीं रखना है, उनको अलग रखना है, नहीं तो उनको भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। क्रॉस इन्फेक्शन रोकने के लिए दो शिशुओं के मध्य पर्याप्त दूरी बना के रखना है, 6 फीट की दूरी रखनी है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देना है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और एक कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग होती है, ध्यान रखना। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है ओनली केवल माता का दूध बच्चे को देना है, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो बिलो द 6 मंथ दिया जाता है। पहले 4 to 6 मंथ के लिए जो दी जाने वाला फीडिंग होता है, जो मदर का फीडिंग होता है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी सबस्टेंस नहीं मिलाया जाता है, ओनली मदर का दूध दिया जाता है, जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। और माँ के पहले दूध कोलोस्ट्रम के इस्तेमाल हेतु प्रेरित करते हैं। बच्चे का जो पहले दूध निकलता है फर्स्ट 3 दिन तक जो गाढ़ा दूध होता है, येलो कलर का होता है, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो देना होता है। तो कोलेस्ट्रॉम मिल्क होता है, उसका क्या फायदा है, उसका बेनिफिट क्या है, उनको बताना है और बच्चे को पिलाना है। माँ के दूध में पहले वो अन्य पदार्थ जैसे शहद है, जन्म घुट्टी है, पानी आदि देने की प्रथा है, उसको हतोत्साहित करते हैं। जैसे कई ऐसी अवधारणा होती है, परंपरा होती है, जैसे बच्चे का जन्म दिया हुआ उसके जन्म घुट्टी पिला देते हैं, गांव में ये ज्यादा देखने को मिलता है, तो ये सब नहीं करना है। कोलेस्ट्रॉम दूध जो फर्स्ट 3 दिन जो मदर के ब्रेस्ट से जो दूध निकलता है उसकी प्रायोरिटी देना है, उनको समझाना है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार टीका करते हैं, जैसे BCG, OPV 0 डोज और हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर जो भी डोज होती है उसको देना है। गर्भावस्था के दौरान मां को होने वाले संक्रमण, जैसे स्पेशली कौन सा, स्पेशली एस टॉर्स नहीं है, ये टॉर्स होता है, ये एस नहीं होता है, ये गलत है। जो टॉर्स है, HIV है, उनकी शीघ्र पहचान करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद में गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण अगेंस्ट टिटनस करते हैं, गर्भवती महिलाओं का भी टीकाकरण किया जाता है। प्रसव के बाद कॉर्ड स्टेम को सूखा और साफ रखते हैं, उस पर कुछ भी नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना है। जैसे कॉर्ड स्टेम्प होता है, ठीक है ना,
तो कॉर्ड स्टम्प काट दिया, उसके बाद में उसको क्या करना है, अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको क्या करना है, क्लीन रखना है, साफ रखना है। यदि क्लीन करना है तो स्प्रिट स्वेप से क्लीन करते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल सलाइन से साफ नहीं करते हैं। उसके बाद में आंखों को गोनोकोकल इन्फेक्शन से बचाने हेतु सिल्वर नाइट्रेट या टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट का यूज किया जाता है या इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो आंखों का इन्फेक्शन न हो उसके लिए ये किया जो ऑइंटमेंट है वो दिए जाते हैं। उसके बाद में शिशु को सूखा और साफ रखते हैं। तो ये कुछ इन्फेक्शन है, इंजुरी है, उसको रोकने के लिए किए जाने वाले बेसिक प्रावधान है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन शिशु को पर्याप्त अनुकूलन और श्रेष्ठ पोषण प्रदान करने हेतु निम्न उपाय किया जाता है। पहला तो है कोलेस्ट्रम दूध, जो शिशु को माँ का पहला दूध जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं देने हेतु प्रेरित करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ के दूध में पहले शिशु को कोई अन्य खाद्य पदार्थ जैसे शहद, चाय, जन्म, घुट्टी, पानी आदि देने की प्रथा को रोकना है, डिस्करेज करना है। माँ के जन्म के आधे घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने में माँ की सहायता करना है, ठीक है। अब देखिएगा, जब बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी होती है आधा घंटा के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग करवा देना है। जब बच्चे की डिलीवरी सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा होता है तो कितने घंटे बाद में, 4 घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देना है। माँ का स्तनपान सही तरीके, लेक्सिंग पोजिशन, अल्टरनेट फीडिंग के बारे में बताना है, मतलब कैसे फीडिंग करना है। ब्रेस्ट का बच्चे का माउथ के साथ में किस प्रकार से उसका कॉम्बिनेशन है या पोजीशन है वो रखनी है। अल्टरनेटिव एक बार इधर करवाना है ब्रेस्ट फीडिंग, एक बार इस ब्रेस्ट से करवाना है। तो ये सारी बेसिक बातें हैं, मदर को बताना है, ठीक है ना, कैसे करवाते हैं। इमेज के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन होती है, कंफर्टेबल पोजीशन होती है, ध्यान रखना है। दूसरी बात करते हैं, माँ को केवल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के महत्व को समझाते हैं और इसे अपनाने हेतु प्रेरित करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। माँ और शिशु को एक कमरे में एक बेड पर रखकर देखभाल करते हैं। अब रूमिंग इन, बेडिंग इन, मतलब इसमें क्या होता है कि बच्चे को क्या करते हैं, पहले था कि अलग अलग रखना है, परंतु अभी ट्रेंड चेंज हो गया है। अभी बच्चे को क्या करते हैं, मदर के साथ में रखते हैं, ताकि क्या है कि उसका हीट का मेंटेन रहे। स्तनपान संबंधित समस्याओं का आंकलन कर उचित समाधान करते हैं। यदि माँ को किसी कारणवश शिशु को सीधे स्तनपान नहीं करवा पाती है तो एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क तकनीकी के बारे में बताते हैं, उसे अपनाने हेतु प्रेरित करते हैं। मान लीजिए मदर को कोई दिक्कत है, मदर का जो निपल्स है, ब्रेस्ट का निपल है वो दिक्कत है, सही नहीं है, इस कंडीशन में बच्चा सक नहीं कर पाता है, तो इसमें लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क है ना, मतलब ब्रेस्ट से मिल्क को निकाल देना है और निकालने के बाद में क्या करना है, बच्चे को पिलाना है। तो ये सारे आपको बेसिक बातें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है असेसमेंट, सामान्य, नॉर्मल, खतरे, हाई रिस्क और प्रॉब्लमेटिक न्यूनेंट की पहचान। शिशु के जन्म के तुरंत बाद 1 से 5 मिनट पर 24 घंटे के भीतर डिस्चार्ज के समय उसे उल्लेखनीय अनुसार गेस्टेशनल एज, फिजिकल, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट आदि किया जाता है। इस असेसमेंट के परिणाम स्वरूप ही शिशु को मैनेजमेंट की दिशा निर्धारित होती है। जो असेसमेंट का पहले मैंने वीडियो बताया था कि उसमें क्या क्या असेसमेंट करते हैं, तो ये बेसिक देखते हैं। उसके बाद में अदर रूटीन केयर, जिसमें वजन लेना है, नॉर्मल स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन की स्थापना शुरुआत के तुरंत बाद शिशु का वजन लेकर उसे उचित स्थान पर रिकॉर्ड किया जाता है। शिशु का वजन उनकी केयर की दिशा निर्धारित करता है। शिशु का वजन मतलब एक वजन है, वेट लेने हैं, वेट से मालूम पड़ता है कि बच्चे की कंडीशन क्या है। जिसमें नॉर्मल वजन के बारे में बात करें तो एक न्यूबॉर्न बेबी है, उसका नॉर्मल वजन है वो कितना होता है, 2.5 से लेकर के 3.5 केजी। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है बच्चों, ध्यान रखना। एग्जैक्ट की बात करते हैं तो 3 केजी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे का वजन क्या है। जितना वजन कम होगा उसको रिक्वायरमेंट है, केयर है, देखभाल है, वो ज्यादा करनी पड़ेगी। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा है अप्लाई आइडेंटिफिकेशन बैंड। आइडेंटिफिकेशन बैंड के बारे में बात करें, आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर बच्चे जन्म लेते हैं, बहुत सारे जन्म लेते हैं,
जिसके अंदर बच्चों की अदला बदली हो सकती है। ऐसी कंडीशन के अंदर जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, एक आइडेंटिफिकेशन बैंड, एक उसके हाथ पे क्या करते हैं, एक आइडेंटिफिकेशन बैंड लगा देते हैं जिसके अंदर किसका बच्चा है ना, कब जन्म लिया, तो ये सारे बेड वेड सब लिख देते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन बैंड कहलाता है। और उसके बाद में साथ ही साथ में आपने देखा होगा आजकल तो क्या करते हैं, बच्चे के पैर के निशान, हाथ के निशान, वो भी वहां पे लिए जाते हैं। नवजात शिशु के डिलीवरी रूम से शिफ्ट करने से पूर्व उनकी पहचान सुनिश्चित करने हेतु उसकी कलाई और टखने पर एक आइडेंटिफिकेशन बैंड संलग्न किया जाता है और आइडेंटिफिकेशन बैंड मां की कलाई में पहचाना जाता है। इन आइडेंटिफिकेशन पर बच्चे का नाम, मां के नाम के आगे बेबी लिखा जाता है। मां के नाम के आगे क्या लिखा जाता है, बेबी लिखा जाता है। लिंग, मां की पंजीकरण या भर्ती संख्या, जन्म के समय और तारीख अंकित होती है। हॉस्पिटल विशेष की पॉलिसी के अनुसार बच्चे की पहचान की और पुख्ता करने के लिए शिशु के फुटप्रिंट या फिंगरप्रिंट आदि का कलर फोटो भी संलग्न किया जा सकता है, या कोड ब्लड सैंपल को डिस्चार्ज होने पर एक ही दिन के बाद तक स्टोर किया जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं जिसके अंदर पहले तो ये है कि एक जो आइडेंटिफिकेशन बैंड है वो लगा देते हैं। उन मदर का नाम के आगे बच्चे का क्या नाम लिखेंगे, बेबी ऑफ, है ना, किसका बेबी है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीकरण नंबर, ये सब लिख लेते हैं। और कुछ हॉस्पिटल की पॉलिसी होती है जिसके अंदर हैंड और फिट का जो क्या करते हैं, फिंगरप्रिंट है वो लिया जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड से जो ब्लड डिस्चार्ज होता है उसको सैंपल एक दिन रखा जाता है। तो बहुत सारी ऐसी पॉलिसी होती है। आइडेंटिफिकेशन बैंड है उसको ध्यान में रखना होता है। दूसरा है केयर ऑफ द स्किन। स्किन की केयर अच्छी तरीके से करनी है। शिशु के मां के पास या नर्सरी में शिफ्ट होने से पूर्व उनकी ब्लड, म्यूकस, मेकोनियम हटाने के लिए एक सूखे साफ मुलायम कपड़े से हल्के से पोंछते हैं, है ना, जेंटल विपिंग करते हैं। जिसके अंदर यहाँ पे बच्चों मैंने आपको बता दिया, मेकोनियम वो कंडीशन जिसके अंदर बच्चे का फर्स्ट स्टूल पास होता है, ए पास ऑफ फर्स्ट स्टूल, जिसको बोलते हैं मेकोनियम। हेडिंग इसको लिख लीजिएगा, मेकोनियम। मेकोनियम क्या होता है, मेकोनियम होता है पास ऑफ फर्स्ट स्टूल। बच्चा पहली बार जो मल त्याग करता है जिसको बोलते हैं मेकोनियम। ठीक है, तो ये सब कैसे क्लीन करना है, कैसे साफ करना है, इनमें आपको ध्यान में रखना है। शिशु के शरीर पर लगे एक सीज लाइक पदार्थ जिसको वर्निस कैसियोसा कहते हैं को हटाने के लिए अधिक प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि ये शिशु की डेलिकेट स्किन को प्रोटेक्ट प्रदान करता है। अम्बिलिकल कोड को झड़ने तक शिशु को नहलाना टालते हैं, विशेषकर डीप बात को। अब इसके अंदर यह बताया गया है, एक वर्ड आया है वर्निस कैसियोसा। वर्निस कैसियोसा जैसे बच्चे आपने देखा होगा कि बच्चा जैसे ही बर्थ होता है तो एक जो फैट का डिपोजिशन होता है, ठीक है ना, जिसमें ब्राउन है और व्हाइट है कलर का फैट डिपोजिट होता है, उसके ऊपर वर्निस कैसियोसा होता है। तो उसको हटाना नहीं है, ये प्रोटेक्शन का कार्य करता है, वो धीरे धीरे अपने आप हटाते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में है अम्बिलिकल कोड की ध्यान रखना है, जिसके अंदर बार बार स्नान नहीं करवाना है, उसको टालना है जब तक वो हट ना जाए, और डीप बात नहीं करवाना है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, बॉडी टेम्परेचर स्टेब्लिश होने पर गर्मियों में शिशु को नॉन मेडिकेटेड सॉप और वार्मर वाटर द्वारा स्पंज करवाते हैं। स्पंज बाद में एल्केलाइन या मेडिकेटेड सॉप एवं और बाद में ऑयल, पाउडर, लोशन आदि का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें प्रयोग से स्किन में एसिड मेंटल को क्षति पहुंचती है, जिससे स्किन पर बैक्टीरिया ग्रोथ की संभावना बढ़ जाती है। तो ये कुछ बेसिक है कि क्या क्या करना है, क्या साबुन है, कौन सा साबुन से यूज करना है, बच्चों आप एक बार देख लेना। उसके बाद में दूसरा है आंखों की देखभाल के लिए मैंने अभी बताया था कि स्टेराइल कॉटन स्वैब से अंदर से बाहर की तरफ साफ करते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है। आई केयर के अंदर ध्यान रखना है कि केयर ऑफ द आई, इनर कैंथस टू आई आउटर कैंथस, आंखों को साफ करते हैं इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। ठीक है ना, जैसे आंख के अंदर वाला सिरा होता है ना, उसको कैंथस बोलते हैं। तो इनर टू आउटर कैंथस की तरफ क्या करते हैं, स्टेराइल कॉटन स्वैब से अंदर से बाहर की तरफ साफ करते हैं। प्रत्येक आंख के लिए अलग अलग स्वैब काम में लिए जाते हैं।
सफाई के लिए ऑप्थेल्मिया न्यूनेंटम से बचाने के लिए प्रत्येक आंख से 1 से 2 बूंद निम्न प्रकार की जो ड्रॉप है वो डालते हैं। ये ड्रॉप यहाँ पे तीनों ही दी हुई है, जिसमें डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे उसको देना है। उसके बाद में अम्बिलिकल कॉर्ड की केयर करते हैं। तो ध्यान रखना, अम्बिलिकल कॉर्ड शिशु की डिलीवरी के 2 से 3 मिनट बाद अम्बिलिकल कॉर्ड until the cord has stopped pulsing, शिशु के एब्डोमिनल से 2 सेंटीमीटर दूर स्टेराइल कॉटन थ्रेड से गांठ बांधते हैं और दूसरी गांठ हल्की सी 3 सेंटीमीटर दूरी पर अर्थात शिशु के एब्डोमिनल से 5 सेंटीमीटर दूर बांधते हैं। अब ध्यान रखना है कि जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद में मदर के प्लेसेंटा से लेकर के बच्चे का जो अम्बिलिकल है वहां के बीच में जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें पल्सेसिंग आना बंद हो जाता है। तो उसके बाद में क्या करते हैं, जब पल्सेसिंग आना बंद हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, कट करते हैं। कट करने के लिए 2 से 3 मिनट के बाद में 2 सेंटीमीटर दूर है ना, एब्डोमिनल से पहला जो गांठ लगाएंगे वो 2 सेंटीमीटर दूर पे लगाएंगे और उसके बाद में दूसरे गांठ लगाएंगे वो 5 सेंटीमीटर दूर पे लगाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। फिर दोनों गांठों के बीच में कॉर्ड को स्टेराइल क्लीन ब्लेड से काटते हैं। अब देखिएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड को काटने के लिए हमेशा ध्यान रखना है, पहली जो गांठ लगाएंगे वो 2 सेंटीमीटर पे लगाएंगे और दूसरा जो गांठ लगाएंगे वो 5 सेंटीमीटर पे लगाएंगे। उसके बाद में इसके बीच में क्या करते हैं, क्लीन ब्लेड से काटते हैं। फिर इसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। कॉर्ड को स्टेराइल क्लीन ब्लेड से काट देते हैं। यदि कॉर्ड स्टम में ब्लड निकल रहा है तो एक अतिरिक्त गांठ शिशु को स्किन और पहली गांठ दूसरी गांठ के बीच में लगाते हैं। और भी कुछ ब्लड आ रहा है तो उसको गांठ लगा देते हैं। कॉर्ड स्टम को सूखा रखते हैं, इसमें कुछ भी नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में है विटामिन के का इंजेक्शन। विटामिन के का एडमिनिस्ट्रेशन शिशु के ब्लीडिंग ड्यू टू विटामिन के डेफिशिएंसी को रोकने हेतु 0.5 से 1 mg विटामिन के का इंजेक्शन IM रूट से देते हैं। आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द बेबी उस टाइम में प्रॉपर रूप से बच्चे के बॉडी के अंदर विटामिन नहीं होते हैं और मोस्टली जो विटामिन के है जो लिवर इमेच्योर होने की वजह से वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता है। तो विटामिन के क्या करता है कि विटामिन के ब्लड का क्लॉट का काम करता है। परंतु मान लीजिए इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, विटामिन के की डेफिशिएंसी है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं। कितना देते हैं, 0.5 से 1.0 mg। वो भी कौन से रूट से देते हैं, इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं। तो विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है 24 घंटे के बाद या 24 घंटे के अंदर बच्चे को क्या करते हैं, विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। और ये क्यों दिया जाता है, टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग को रोकने के लिए दिया जाता है। क्योंकि विटामिन के है वो बच्चे के अंदर एट द बर्थ के टाइम में मैच्योर प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में यदि इंटरनल ब्लीडिंग हो गई तो दिक्कत हो सकता है। इसलिए विटामिन के का इंजेक्शन एक प्रोफाइलैक्सिस के रूप में इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर अपने क्या पढ़े, न्यूबॉर्न का असेसमेंट कैसे करते हैं, असेसमेंट नहीं, उसका एसेंशियल केयर, उसकी देखभाल कैसे की जाती है, तो उसके सारे पैरामीटर्स के बारे में पढ़े। कैसे क्लीन करते हैं, कौन सा पार्ट पहले क्लीन करते हैं, टेम्परेचर का मेंटेन कैसे किया जाता है, रेस्पिरेटरी का मेंटेन कैसे किया जाता है, इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, न्यूट्रिशन लेवल को क्या ध्यान रखा जाता है। तो ये सारी बातें पढ़ी। दूसरा, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लीन कैसे रखना है, कितना कहाँ से काटना है, कितना दूरी से काटना है। और दूसरा, विटामिन के का इंजेक्शन के बारे में पढ़े। इसमें आज के इस वीडियो के अंदर मल्टीपल चॉइस के रूप में जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ में जो एक समरी के रूप में 5 नंबर का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है ये भी इंपॉर्टेंट है। और बेसिक जानकारी जिसके अंदर जो वाइवा के बारे में बात करें कि अम्बिलिकल कॉर्ड को कैसे काटते हैं, कितना दूरी से काटते हैं, 5C का मतलब क्या होता है, विटामिन के का इंजेक्शन क्यों लगाते हैं, है ना। तो ये सारी बातें आपको क्या है वाइवा के रूप में, प्रैक्टिकल के रूप में आपके पूछे जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू ऑल।